और इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया जाता। तो वहीं बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली से भोपाल समेत देश भर में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। बच्चों को कार व्यापार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत भी जारी है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, बांग्लादेश की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि देश में प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया होता। किसी भी हिंदू के साथ भविष्य के अंदर इस प्रकार की दुर्घटना न हो। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो मैं समझता हूं कि अभी तक बदला इसका ले लिया जाता। उन्होंने इसी तरह की चीजें हुई थी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों पे उस समय प्रताड़ित कर रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। आज वो नेतृत्व नहीं है कि जो बांग्लादेश आज की तारीख में वहाँ मिलिट्री भेज के शेख हसीना को फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना था। मिस्टर यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना फिर एक बार मजबूत होती दिख रही है। बाल ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे करीब 25 साल बाद फिर से एक साथ दिख रहे। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। राज्य में बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले बुधवार को शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा
महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है. गठबंधन के ऐलान पर फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे हाइक किया गया जैसे रूस यूक्रेन साथ आए हों. हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं. इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है. ठाकरे ब्रदर्स बुधवार को एक साथ मंच पर आए और गठबंधन का ऐलान किया. वहीं पूरा ठाकरे परिवार काफी खुश नजर आया. आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी नजर आए. औपचारिक ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. दोनों के साथ संजय राउत भी मौजूद थे. वहीं राज ठाकरे की मां कुंदा ठाकरे ने दोनों भाइयों की आरती उतारकर स्वागत किया. दोनों भाइयों के 2 दशक बाद साथ आने से ठाकरे परिवार में खुशी की लहर है. आदित्य ठाकरे ने भी खुशी जताई है. बता दें कि पिछले काफी वक्त से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में दोनों भाइयों ने एक साथ रैली की थी. Aditya, are you happy with this? जी अभी बाद में. Are you happy? Are you happy? Very happy and very happy for Maharashtra. आदित्य, क्या बाकी जगहों पे भी युति होगी? बाकी जगहों पे भी युति होगी? सब जगह होगी और आप देखोगे महाराष्ट्र का अच्छा होगा. तो मेयर किसका होगा? मुंबई का. उद्धव और राज ठाकरे को साथ लाने के लिए परिवार के लोग काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उनके चंदू मामा भी शामिल थे. चंदू मामा ने दोनों भाइयों के साथ आने पर खुशी जाहिर की. कैसा लग रहा है आखिरकार दोनों भाई? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो गया है क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया था कि दोनों भाई एक साथ में आए. हो गया ना अभी. वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी. कि आप बहुत ट्राई कर रहे थे इसके लिए. वो तो है, खुदा की मर्जी चाहिए ना. उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई में 2 परिवारवादी अपनी जमानत बचाने आए हैं. उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं. जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में. आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है. यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा. हम देख लेंगे हमको क्या करना है. कांग्रेस को भी आखिरी ये कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा. 2 परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ 2 परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है. बता दें, मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशक से शिवसेना का मेयर ही बैठा है. ऐसे में बीएमसी चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. और बरेली में दंगाइयों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. 26 सितंबर को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी और पूर्व सभा पार्षद वाजिद बेग के आलीशान बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर गर्जा. इज्जत नगर के फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित इस बेग बारात घर को बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया.
बरेली दंगों में शामिल आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध निर्माण करने वालों का पूरा हिसाब हो रहा है। मंगलवार से शुरू हुई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही और 4 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने अवैध कब्जा कर बने बारात घर को जमींदोज कर दिया। बीडीए अधिकारियों के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर में फैला ये बारात घर पूरी तरीके से अवैध था। बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण किया गया था। इसकी लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। वहीं बरेली प्रशासन ने, बरेली विकास प्राधिकरण ने उसकी संपत्तियों को चिन्हित करते हुए, बाजिद बेग की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए ये तय कर लिया कि उसके लिए अब तहस नहस कर दिया जाएगा। क्योंकि बाजिद बेग ने ये जो बेग पहले से इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण के जो नियम थे, कायदे कानून थे, उनको दरकिनार करके इसको अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। तो इस तरीके से बाजिद बेग ने 1-2 करोड़ की नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को अर्जित किया हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इसी बारात घर में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि यहां मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर युवाओं को भड़काने की बैठकें हुई हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में हुई व्यापक हिंसा में पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमले हुए थे। इस मामले में तौकीर रजा समेत कई लोग आरोपी हैं। सबसे खास चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि ये वाजिद व्यक्ति है जो मौलाना तौकीर रजा का लेफ्ट हैंड कहा जाता था, मौलाना तौकीर रजा का फाइनेंसर था और उसका खास मददगार होता था। ये वही बेग पैलेस है जहां पर 26 सितंबर को बरेली में जुमा की नमाज के बाद 19 सितंबर को बैठ करके मौलाना तौकीर रजा और उसके मददगारों ने बैठ करके रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से बरेली को दंगों की आग में झोंका जाए। वाजिद बेग फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। इससे पहले उसके एक जिम को भी सील किया जा चुका है। बीडीएफ वाजिद बेग की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। प्रशासन तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार एक्शन ले रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उन्हें सील किया जा चुका है। सबसे खास चीज यह है कि इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जितने मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा आरोपी था, उतने ही मुकदमों में जो है वाजिद बेग आरोपी है। इस वक्त वाजिद बेग फरार है। पुलिस की 3 टीमें लगातार उसका पीछा कर रही हैं कि आखिर वाजिद बेग कहां है। ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ है, लेकिन इसका संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में अब तक 11 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।